नाज़रीन, ईरान की जानिब से इसराइल पर 85 साइबर अटैक्स किए गए हैं। ये इसराइली इंटेलिजेंस जो एजेंसी है वो खुद इस बात का एतराफ कर रही है कि ईरान की जानिब से एक तो बड़ा स्पाई नेटवर्क जो है वो चला जा रहा है, अब इसराइल के अंदर पेनिट्रेट कर चुका है और 85 साइबर अटैक्स जो है वो ईरान की जानिब से किए गए हैं। और इसराइल के जो हसास इंस्टीट्यूशंस हैं, उनके डिफेंस मिनिस्ट्री के डिपार्टमेंट्स हैं, उनके ऊपर भी जो साइबर अटैक्स हैं वो ईरान की जानिब से किए गए हैं। साथ ही यूरोपियन गवर्नमेंट्स की जानिब से बड़ा सख्त और मुसलसल प्रेशर आ रहा है और यूरोप का जो स्टांस है वो भी बदल रहा है, यूरोप की टोन भी बदल रही है, सैंक्शंस की भी बात सामने आ रही है। बहुत सारी चीजें पहली बार यूरोप के हवाले से हो रही हैं जो आज से पहले तारीख में कभी नहीं हुई। और इसी दरमियान खबर यह भी है कि गल्फ कंट्रीज जो है उन्होंने ट्रंप इंतजामिया को पुश किया है कि किसी सूरत जो है ईरान के ऊपर हमला नहीं होना चाहिए और साथ ही गजा के सीज फायर के हवाले से भी प्रेशर जो है वो यहां से जा रहा है। ये सूरत हाल भी आपके सामने रखेंगे। और जो एसडीएफ का मसला है, जो सीरिया के अंदर ऑपरेट करती है कुर्द फोर्सेस, वो मुकम्मल तौर पर सरेंडर नहीं कर रही है। उनको इसराइल की जो है वो बैकिंग हासिल है, शाबाशी हासिल है, तो उन्होंने पहले अनाउंस किया था, उसके बावजूद वो सरेंडर नहीं कर रही हैं। तो वहां पर एक मसला है और उर्दुगान ने फाइनल वारंट जारी की है। और गजा की जो तहरीक है वो हॉलीवुड के अंदर भी देखी जा रही है, हॉलीवुड के अंदर भी हिद्दत महसूस की जा रही है और वहां पर भी जो एक्टर्स हैं, डायरेक्टर्स हैं और एक्टिविस्ट हैं वो वहां पर नजर आ रहे हैं और गजा की बात कर रहे हैं। पहली बार हॉलीवुड के अंदर भी फिलिस्तीन का जो तनाज़ा है वो खुलकर, तो दुनिया में हर जगह के ऊपर फिलिस्तीन की तहरीक जो है वो किसी न किसी अंदाज के अंदर जारी है। तमाम सूरत हाल आपके सामने रखेंगे और सबसे पहले इस वक्त की जो बड़ी खबर आ रही है, आज थोड़ा सीज फायर के हवाले से डिस्कस कर लेते हैं। इस वक्त सीज फायर के हवाले से सबसे बड़ी अपडेट्स क्या हैं? इस वक्त आलमी मीडिया की जो सबसे बड़ी खबर बनी हुई है वो सीज फायर है कि वो कामयाबी की तरफ जा रहा है। नाज़रीन, अमेरिका और हमास है वो डायरेक्ट टॉक्स कर रहे थे पिछले कई दिनों से। अमेरिका इजराइल को बाईपास करते हुए डायरेक्ट, यानी हमास के लीडर्स इस तरफ बैठे हैं, इधर अमेरिका बैठा हुआ है, बरह रास्त टॉक्स हो रही हैं। यह गैर मामूली इकदाम था और यह हो रहा था। अब खबर यह है कि हमास ने अमेरिकन प्रपोजल मान लिया है और हमास ने इस बात को खुद अनाउंस कर दिया है और वर्ल्ड मीडिया ये रिपोर्ट कर रहा है कि हमास और अमेरिका एक डील तक, एक एग्रीमेंट तक पहुंच गए हैं। तो ये तो बहुत बड़ी खबर है कि अमेरिका और हमास आपस में निगोशिएशंस कर रहे थे, उनके निगोशिएशन जो वो कामयाब हो गए हैं और इस बात को हमास ने भी कंफर्म कर दिया है। दुनिया भर का मीडिया हम आपके सामने रखते हैं। हमास सेज डील रीच्ड विद यूएस इनवाय फॉर परमानेंट गाजा सीज़फायर फ्रेमवर्क। हमास सेज रीचेस एग्रीमेंट विद यूएस इनवाय ओवर गाजा सीज़फायर फ्रेमवर्क। Times of Israel. Hamas claims it reached a deal with Witkoff on general framework for ceasefire, waiting final response. अच्छा, अब ये टर्किश मीडिया, इजरायली मीडिया, अमेरिकन मीडिया और अरब मीडिया ये सारे का सारा रिपोर्ट कर रहा है कि डील तक पहुंच गए हैं, एक फ्रेमवर्क के ऊपर एग्री कर लिया गया है जिसमें 60 या 70 दिन का सीज़फायर होगा। ये इब्तदाई तौर पर आरजी सीज़फायर होगा जो 60 या 70 दिन मुकम्मल होने के बाद परमानेंट सीज़फायर के अंदर जब वो कन्वर्ट हो जाएगा और इन 60 या 70 दिनों के अंदर 10 इजरायली कैदी जो है वो रिहा किए जाएंगे। तो ये वो फ्रेमवर्क है जो बुनियादी तौर पर आरजी एग्रीमेंट है, लेकिन जो ही वो दिन मुकम्मल होंगे साथ ही परमानेंट सीज़फायर जब वो शुरू हो जाएगा। तो इस बात के ऊपर हमास एग्री कर गई है, ये बड़ी गैर मामूली बात है। तो अब सारे का सारी जो चीज खड़ी है वो ये है कि इसराइल ने इसके ऊपर एग्री करना है और सारी की सारी जो बर्डन है वो अब अमेरिका के ऊपर है कि अमेरिका ने अब प्रेशराइज करवाना है इसराइल से कि एक चीज यहां पर तय हो गई है। अच्छा, अब माजी में बहुत बार ऐसा हुआ है कि हमास एग्री की फ्रेमवर्क्स के ऊपर, मुख्तलिफ डॉक्यूमेंट्स के ऊपर हमास ने एग्री किया, इसराइल ने एग्री नहीं किया और अमेरिका ने, ब्लिंकन के टाइम के ऊपर हमने देखा कई बार अमेरिका ने आखिर में उल्टा इल्जाम जब वो हमास के ऊपर डाल दिया और कहा कि हमास जब वो नहीं मान रही, हालांकि हमास एग्री कर गई थी क्योंकि इसराइल मुकम्मल जंगबंदी के लिए तैयार नहीं था। तो अब की बार क्या वही होगा या अब की बार क्या ऐसी चीजें डिफरेंट हैं जो शायद मजबूर कर सकती है अमेरिका को कि वो फाइनल प्रेशर? देखिए, बुनियादी बात क्या है? बुनियादी बात यह है कि अमेरिका ने इसराइल पर प्रेशर डालना है, उसी से सीज़फायर होगा। अच्छा, अब क्या कुछ ऐसा मुख्तलिफ हो रहा है कि हम ये उम्मीद कर सके कि शायद अमेरिका अब मजबूर हो रहा है कि वो प्रेशर डाले इसराइल के ऊपर? कुछ चीजें वाकईतन इस दफा मुख्तलिफ हैं माजी से, जब ब्लिंकन बार बार वो सारी मुनाफकत से भरपूर, तो आज कुछ मुख्तलिफ हो रहा है। एक तो आप देखिए कि मुसाद का चीफ और इसका जो राइट हैंड है दरमर, वो पहुंचा हुआ है वाशिंगटन और विटकॉफ के साथ मुलाकात हुई। उस मुलाकात की कहानी सामने आ गई है
और टाइम्स ऑफ इजराइल क्या रिपोर्ट कर रहा है? विटकॉफ दर्मर कॉल वॉज अनईजी, यूएस इन्वॉय ग्रोइंग इम्पेशेंट विद इजराइल। कुछ ही देर पहले की, कुछ ही मिनट पहले की ये बहुत बड़ी खबर है कि विटकॉफ इज ग्रोइंग इम्पेशेंट विद इजराइल। विटकॉफ के सबर का जो पैमाना है वो लिबरेज हो रहा है, और उसकी वजह मैं आपको बता रहा हूं कि वो फैक्टर्स हैं जो इस वक्त अमेरिका को मजबूर कर रहे हैं, वो प्रेशर है। यूएस इन्वॉय ग्रोइंग इम्पेशेंट विद इजराइल ओवर गाजा टॉक्स। स्टीव विटकॉफ इज गेटिंग इम्पेशेंट विद इजराइल स्पेशली अराउंड द ड्रामा। ये जो इजराइल ने ड्रामा रचाया हुआ है कि कभी कोई बात करता है, कभी कोई बात करता है, क्योंकि विटकॉफ जो है वो जारी बात है एक कोई वो करियर डिप्लोमेट भी नहीं, और फिर एक बैकग्राउंड पीछे है, और इस वक्त प्रेशर है। गल्फ का भी प्रेशर है, यूरोप का भी प्रेशर है, अंदर से भी प्रेशर है, जंग भी अमेरिका को सूट नहीं कर रही है। बहुत सारी ऐसी वजूहात हैं कि अब टाइम्स ऑफ इजराइल लिख रहा है कि इजरायली ड्रामे से स्टीव विटकॉफ यानी कि ट्रंप जो है उसके सबर का पैमाना लिबरेज हो रहा है। अच्छा, अब आप देखिए, साथ ही टाइम्स ऑफ इजराइल ये भी रिपोर्ट कर रहा है कि कुछ ही देर के अंदर नेतन्याहू जो है वो मीटिंग करने जा रहा है। वहां से ऑर्डर आया और मीटिंग यहां पर होने जा रही है। नेतन्याहू टॉप मिनिस्टर सेट टू डिस्कस लेटेस्ट यूएस प्रपोजल फॉर गाजा ट्रूस हॉस्टेज डील। तो नेतन्याहू यहां पर मीटिंग करने जा रहा है, सिर्फ यानी कि उधर से बात एग्री हो गई है, सिर्फ यहां पर प्रेशर अमेरिका ने डालना है, इजराइल ने एग्री करना है और सीजफायर जो है वो अनाउंस हो जाएगा। और वेरी इंटरेस्टिंगली जो इजरायली एक्सट्रीमिस्ट हैं वो बुरा भला कह रहे हैं स्टीव विटकॉफ को और ट्रंप को इस प्रपोजल की वजह से कि ये तो हमारी शिकस्त का प्रपोजल है। यूएस सीजफायर पुश इन गाजा डीपन्स रिफ्ट विद इजरायली लीडरशिप। Israeli analysts and soldiers condemn the Trump-envoy Gaza ceasefire plan. Steve Witkoff has drawn fierce criticism from Israeli military analysts and journalists. They saying very bad and warning that it would roll back the recent battlefield gains. तो मुख्तलिफ हेडलाइंस मैंने आपके सामने रखी हैं जिसमें वो क्रिटिसाइज कर रहे हैं, तानो तशनी कर रहे हैं, धमकियां लगा रहे हैं स्टीव विटकॉफ को, यानी कि ट्रंप इंतजामिया को कि ये जो प्रपोजल उसने पास किया है, अमेरिका ने भी एग्री कर लिया ना, अमेरिका और हमास ने एग्री कर लिया। तो इधर जो एक्सट्रीमिस्ट हैं वो बुरा भला कह रहे हैं स्टीव विटकॉफ और ट्रंप इंतजामिया को। तो देखिए, बात सिर्फ इतनी सी है कि क्या अमेरिका प्रेशराइज करवा सकता है? क्या अब वो वक्त आ गया है कि अमेरिका मजबूर हो चुका है कि वो इजराइल से ये सीजफायर एग्री करवाए? हमास तो पहले दिन से सीजफायर चाहती है, ये तो अमेरिका और इजराइल नहीं चाहते थे। और अगर अमेरिका कहीं ना कहीं चाहता भी था, चूंकि इजराइल नहीं चाहता था, तो वो दबाव डालने के लिए तैयार नहीं था। अब ट्रंप ने अपने ओथ से पहले 3 दिन सीजफायर करवाया ना, तो इसका मतलब वो सीजफायर तो करवा सकता है। तो सिर्फ इतनी चीज इस वक्त देखना बाकी है कि क्या वो टाइम आ गया है, क्या अब अमेरिका जो है वो मजबूर हो चुका है। ठीक है, अब देखना कि दबाव सारा अमेरिका के ऊपर होगा, और सबको पता है कि कौन एग्री कर रहा है। हमास तो एग्री कर गई है, और अमेरिका का प्रपोजल, अपना प्रपोजल नहीं, अमेरिका का प्रपोजल एग्री किया है, और सारी दुनिया के अंदर हेडलाइंस भी लग रही हैं। तो इसलिए प्रेशर काफी, और जैसे कि बाकी फैक्टर्स अब मैं आपके सामने रखता हूं, यूरोप से बहुत सख्त प्रेशर है, और गल्फ जहां से इन्वेस्टमेंट्स आनी है, और मैंने आपको बताया कि वो हवा के अंदर तहलील हो जाएंगी, क्योंकि वो कैश नहीं है, वो मशरूत है इस अमन के साथ। वो इन्वेस्टमेंट्स नहीं मिलनी है, वो तभी मिलेंगी जब यहां पर मसला हल होगा, वो कोई कैश नहीं है। तो वो इन्वेस्टमेंट जहां से लेनी है, गल्फ से प्रेशर है बहुत ज्यादा। और अब जरा देखिए, बरतानिया की गवर्नमेंट का बड़ा हार्श जो स्टेटमेंट है अभी जारी हुई है बरतानिया की गवर्नमेंट की जानिब से, और फौरी जंगबंदी का मुतालबा किया गया है। नहीं, यूरोप मैटर करता है ना अमेरिका के लिए। अमेरिका देख रहा है कि यूरोपियंस क्या स्टांस ले रहे हैं, क्योंकि अगर यूरोपियंस इजराइल की जेनोसाइड को हाईलाइट करेंगे तो अमेरिका की जो सॉफ्ट पावर है, अमेरिका का जो इमेज है दुनिया में, और ज्यादा डैमेज होगा, जो कि अमेरिका कभी नहीं चाहेगा। वी स्ट्रांगली अपोज एक्सपेंडिंग मिलिट्री ऑपरेशंस इन गाजा, ये बरतानिया की गवर्नमेंट का भी बयान जारी हुआ है। वी कॉल ऑन इजरायली गवर्नमेंट टू हाल्ट इट्स ऑफेंसिव एंड इमीडिएटली अलाउ एड टू रीच गाजा। फौरी तौर पर हमले जो वो गजा पर रोके जाएं और एड दाखिल की जाए। वी कंटिन्यू टू रिफ्यूज टू इशू लाइसेंस फॉर मिलिट्री गुड्स दैट इजराइल में यूज इन द कॉन्फ्लिक्ट। मिलिट्री से रिलेटेड जो मटेरियल है या वेपन्स हैं, बरतानिया की गवर्नमेंट ये कह रही है कि हमने उसके ऊपर बैन लगा दिया है। तो ये यानी कि यूरोप का जो स्टांस है। और फिर देखिए, स्पेन के प्राइम मिनिस्टर, वी कैन नॉट रिमेन साइलेंट about the violation of international humanitarian law in Gaza and the killing of more than 50,000 people। ये प्रेशर हो गया। और हॉलीवुड के अंदर देखिए, वो तहरीक जो आज तक नहीं देखी गई हॉलीवुड के अंदर, और हॉलीवुड के ऊपर तो सारा इन्फ्लुएंस ही इजराइल का है, उन्हीं के ब्रॉडकास्टर, उन्हीं के प्रोड्यूसर्स, उन्हीं की जो फिल्म कंपनीज हैं, बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस है, और सवाल ही पैदा नहीं होता कि वहां से कोई आवाज फलस्तीन के लिए आए। तो अब जनाब वहां पर हॉलीवुड में एक पूरी हिद्दत जो है वो महसूस की जा रही है।
यानी हर सतह के ऊपर जंग जारी है। अब एक हॉलीवुड की अदाकारा है जो असल में ताल्लुक रखती है इजराइल से, और इजरायली आर्मी के अंदर भी वो सर्व कर चुकी है, और उसके बाद वो हॉलीवुड के अंदर चली गई। तो अभी रिसेंटली एक दिन कबल जो है वो उसको हॉल ऑफ फेम के अंदर शामिल किया गया। अच्छा, तो उसका जो स्टार था उसके ऊपर जो गाजा एक्टिविस्ट हैं, जो वहां के जबरदस्त लोग खड़े हुए हैं फलस्तीन के लिए, उन्होंने उसके स्टार के ऊपर लिख दिया है बेबी किलर। यानी आप जरा अंदाजा करें किस लेवल के ऊपर मामला चले गए। बेबी किलर पेंटेड ऑन Gal Gadot, the Hollywood star. Heartful protest message condemning the Israeli genocide was painted on the star of deeply polarizing actress. ये जो गाल गैदत है, इसका असल नाम जो है वो ग्रीनस्टेन था, और उन्होंने कुछ और बाकी जगहों के ऊपर इसका ये वाला नाम भी लिखा ग्रीनस्टेन। ये हेब्रियू के अंदर इसने ग्रीनस्टेन को गैदत जो है वो किया, तो वहां पर उन्होंने ग्रीनस्टेन लिखा, और बहुत सारे फ्रेजेस दीगर भी लिखे जिसमें उन्होंने कहा such as the Israeli snipers targeting children, underscoring the protest alignment with global outrage over civilian deaths in Gaza. बेबी किलर लिखा, फिर ये वाला नाम उसका लिखा, और मुख्तलिफ फ्रेजेस और भी लिखे कि इजरायली स्नाइपर जो है वो फलस्तीनी बच्चों को मार रहे हैं। तो ये हॉलीवुड के अंदर मतलब हर लेवल के ऊपर कुछ ना कुछ चल रहा है, तो ये प्रेशर है। अब सिर्फ देखना यह है कि क्या ये सारे फैक्टर्स और अंदर जो हालात हैं और जो चाइना के ऊपर फोकस करना है, क्या ये सारी चीजें मिलकर क्या प्रेशराइज कर सकती हैं। और अभी जो एड के हवाले से जो स्कैंडल सामने आया, जो हॉरिफिक डिटेल सामने आई है, उससे दुनिया में गुस्सा भी बढ़ा है, और दुनिया के अंदर जो है वो नई लहर भी पैदा हुई है कि फिल फॉर इसको रोकना चाहिए, और दुनिया की गवर्नमेंट्स के ऊपर और गल्फ और मिडिल ईस्ट की बाकी गवर्नमेंट्स के ऊपर भी प्रेशर बहुत बड़ा है। एड के हवाले से बड़ी आप कह लें कि हॉरिफिक स्टोरी जो है वो सामने आ रही है। नाज़रीन, इजराइल ने अचानक जो है वो गजा के अंदर एड दाखिल कर दी है बगैर किसी मुआहिदे के। अब वो देखें कि 80 दिनों से एड रोकर बैठा हुआ था, अब अचानक अपनी ही तरफ से बगैर किसी मुआहिदे के यूनाइटेड नेशन के नोटिस में लाए बगैर एड के ट्रक्स जो है वो दाखिल कर दिए, और इसके अपने जो कंपनीज ने बनाई है उसके तहत एड डिस्ट्रीब्यूट हो रही है। लेकिन उसमें काफी सारी हौलनाक बातें हैं। पहली हौलनाक बात तो यह है कि यूनाइटेड नेशन को पता नहीं है, जो वहां पर लेजिटिमेट इदारे हैं उनको पता नहीं है, तो ये खाना क्या इसमें जहर हो सकता है, ये बात इस वक्त चल रही है। ठीक है ना, ये बड़ी एक हौलनाक बात है, लेकिन ये चल रही है, और गल्फ रियासतें भी इस हवाले से बहुत कंसर्न है, और यूनाइटेड नेशन बाकी सारे की क्या ये अचानक इसराइल ने खुद से क्यों दाखिल किया है। फिर इन्होंने अपने एड सेंटर्स बना दिए कि वहां पर खाना तकसीम होगा, यूनाइटेड नेशन के एड सेंटर्स पर नहीं होगा। और फिर इन्होंने एक और जो बेरहमी की, और मुझे नहीं पता कि ये इतना कुछ करने के बाद कैसे ये समझते हैं कि ये दुनिया में सेफ और सिक्योर हो जाएंगे। आप जरा देखिए, इन्होंने एक एड सेंटर के ऊपर गोलियां भी चलाई हैं, जिसमें फाका ज़्यादा 10 फलस्तीनी शहीद हो गए जो खाना लेने के लिए आए थे, और फाका ज़्यादा 10 फलस्तीनी शहीद हो गए, 62 इंजर्ड हुए। आप जरा अंदाजा कर लें ये हो क्या रहा है गजा के अंदर। और फिर वहां से तस्वीर आई है, एक पिंजरे से बनाए हुए हैं, उसमें पहले फलस्तीनियों को दाखिल करते हैं, फिर आगे से एड दी जाती। मतलब कोई बेरहमी की कोई इंतहा होती है, और यहां पर सारी तो ये जो तस्वीर, और फिर अचानक से एड दाखिल होना, और फिर वहां पर जो भूखे फलस्तीनी खड़े हुए थे उन पर गोलियां चला दी, तो इससे भी और ज्यादा प्रेशर भी बढ़ा है और गुस्सा भी बढ़ा है, और गल्फ रियासतों के ऊपर प्रेशर आया है, यूरोप के ऊपर प्रेशर आया है, इसलिए वहां से जब स्टेटमेंट्स आ रही हैं, और अमेरिका के ऊपर डेफिनेटली प्रेशर है कि उनका इमेज दुनिया में किस तरह से उनको देखा जा रहा है। और मैंने आपको बता दिया कि ये जो इन्वेस्टमेंट्स है इसको हवा के अंदर तहलील समझे कि ये मसला अगर यहां पर हल नहीं होता, तो बहुत सारे फैक्टर्स हैं, देखते हैं कि अल्टीमेटली क्या ये मजबूर करते हैं या नहीं। इसी दरमियान खबर यह है कि जो गल्फ रियासतें हैं उन्होंने पुश किया, मजबूर किया अमेरिका को कि वो ईरान के ऊपर किसी तौर पर हमला ना करें, और वो ईरान जंग अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। गल्फ लीडर्स अर्ज ट्रंप टू अवॉइड ईरान स्ट्राइक, support diplomacy. Saudi, Emirati, Qatari leaders have warned Trump against military action on Iran's nuclear facilities. Times of Israel. Saudi, Qatari, UAE leaders told Trump they oppose strike on Iran. ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि यहां से भी एक मैसेज गया है। तो फिर सवाल यही उठता है कि अगर ये सीरिया के हवाले से, बाकी इश्यूज के हवाले से ट्रंप इंतजामिया को प्रेशराइज कर सकते हैं, अपनी बात मनवा सकते हैं, तो गजा के हवाले से क्यों नहीं मनवा रहे। तो इसलिए एक मुसलसल प्रेशर है, और वो बढ़ता चला जा रहा है, खासकर जब यूरोप ने अपनी, देखें बेनकाब हो जाते हैं ना कि भाई यूरोप पहले कह रहा था ना इजराइल सेल्फ डिफेंस कर रहा है, अमेरिका भी कह रहा है, देखें लोग तो वही हैं, मीडिया वही है, सारी चीजें कनेक्टेड हैं। अब जब यूरोप दूसरी उसने अपनी पोजीशन बदल ली और कह दिया कि ये जेनोसाइड हो रही है, तो अमेरिका और बेनकाब हो गया ना। भाई यूरोपियन मीडिया कह रहा है जेनोसाइड हो रही है, तो अमेरिकन मीडिया कैसे कहे कि जेनोसाइड नहीं हो रही।
ये बहुत फर्क है कहीं, यानी इससे पहले कभी ऐसा नहीं हुआ कि यूरोप और अमेरिका का किसी नैरेटिव के हवाले से इतना इख्तलाफ आ गया हो। यूक्रेन की जंग है तो सेम नैरेटिव है, इराक की वॉर है सेम नैरेटिव है, हर वॉर में सेम नैरेटिव है। इसमें भी अभी तक तो सब सेम ही था। वो कह रहे थे कि इजराइल सेल्फ है, अब जब यूरोप कह रहा है और फिर यूरोप के अंदर डिवीजन के जब 20 मुल्क एक तरफ खड़े हो गए हैं तो जो बात नहीं कर रहे उनको भी करनी पड़ेगी, क्योंकि वो एक्सपोज हो रहे हैं। क्योंकि पहले तो वो कह रहे थे ना, ईरान कहता है जी जेनोसाइड हो रही है तो हम इसको कैसे मान लें, अब तो वो उनके अपने लोग कह रहे हैं कि जेनोसाइड। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीजें हैं। और फिर आप देखिए इजरायली आर्मी के अंदर जो फीमेल की मोबिलाइजेशन है उसको रोक दिया गया है, जिससे जो बर्डन है वो और ज्यादा बढ़ गया। नज़ीर, एक पायलट प्रोजेक्ट जब वो इजरायली आर्मी की जानिब से शुरू किया गया था जिसमें फीमेल को इस जंग में दाखिल करना था। 6 महीने की ट्रेनिंग उनको दी गई है और 6 महीने की ट्रेनिंग के बाद आज ये प्रोग्राम कैंसिल कर दिया गया है और इसमें बताया गया कि जो फीमेल है वो इस कैपेबिलिटी नहीं रखती, इतनी काबिल नहीं है कि वो जाकर जो है वो जंग लड़ सके। 6 महीने की ट्रेनिंग के बाद आज फारिग कर दिया है, तो वो जो जगह जाकर उन्होंने लेनी थी अब वो दूसरे फौजी भेजना पड़ेंगे, वो बर्डन और ज्यादा इजरायली जो ऑलरेडी फटीग आर्मी है उसके ऊपर बढ़ गया है। इजरायली ऑक्युपाइड फोर्सेस हाल्ट फीमेल कम्बैट मोबिलिटी प्रोग्राम साइटिंग फिटनेस कंसर्न। द डिसीजन वाज मेड आफ्टर 6 month ट्रेनिंग रिव्यू concluded that while the female participant demonstrated strong professional skills, their physical fitness fell short of the demands required for the specific combat role. फिजिकल फिटनेस नहीं है और इनको करना क्या था, इनको जनाब ये जंग के दरमियान जाकर इन्होंने इक्विपमेंट और जो सप्लाईज है उनको मैनेज करना था इन्फेंट्री के लिए, एंड ऑपरेटिंग बिहाइंड द फ्रंट लाइंस, और अगर कोई फौजी जख्मी हो जाते हैं तो उनको इवैक्यूएट करना था, इवन अंडर फायर, अगर सामने से गोलियां भी चल रही हैं तो भी इवैक्यूएट करना है और सप्लाईज पहुंचानी, ये इनका काम था। तो वो जनाब आज प्रोग्राम ये कैंसिल कर दिया गया है। 6 महीने की ट्रेनिंग और बजट। और मेडिकल डाटा साइटेड इन हाल्टिंग इजरायली ऑक्युपाइड फोर्सेस फीमेल सोल्जर्स ट्रेनिंग पायलट। अब ये मेडिकल डाटा, अब ये भी एक मशकूक सी बात है कि ये इनके साथ हुआ क्या, लेकिन बहरहाल जो भी हुआ है तो ये फीमेल वाला प्रोग्राम भी गया। तो ऑलरेडी जो आर्मी है एग्जॉस्टेड है, अब फीमेल ने जाकर उसको पूरा करना था और वो फीमेल वाला प्रोग्राम है और 6 महीने ट्रेनिंग की है। ये जनाब इजराइल की अंदरूनी हालत है। और इधर एसडीएफ वाला जो मसला है वो मुकम्मल सॉल्व नहीं हो रहा है। देखिए सीरिया भी मुकम्मल स्टेबल नहीं है और वहां पर 22 ग्रुप्स इस वक्त हुकूमत कर रहे हैं, जिसके नुमाइंदा जो है वो अहमद अल शरा हैं और इजराइल की साजिशें भी जारी हैं। और आप जरा उर्दगान का भी थोड़ी देर पहले जो स्टेटमेंट आया है, टर्कीज अर्दगन वार्न्स एसडीएफ अगेंस्ट स्टालिंग ऑन सीरियन इंटीग्रेशन डील। अब एसडीएफ ने अनाउंस किया, लेकिन अनाउंसमेंट के बाद जो है वो अपनी बात से फिर गए हैं। तो उर्दगान ने वार्न किया है कि ये जो इंटीग्रेशन सीरिया की हो रही है इसमें तुम जब रुकावट बन रहे हो और इसका नतीजा जो अच्छा नहीं निकलेगा, तो ये भी एक मसला दरमियान में मौजूद है कि इनको फंडिंग अमेरिका तो नहीं कर रहा, इजराइल कर रहा है, ठीक है ना, एसडीएफ को फंडिंग, क्योंकि टर्की और अमेरिका उस एक ही पेज के ऊपर आ चुके हैं ना। टर्की और अमेरिका की तो अच्छी अंडरस्टैंडिंग इस वक्त है और जो सीरिया के इन्वॉय हैं वो टर्की के एम्बेसडर हैं जिनको सीरिया का इन्वॉय लगाया गया है और सीरिया के ऊपर सैंक्शंस भी अमेरिका ने खत्म कर दी। तो ये इजराइल है जो एसडीएफ को सपोर्ट कर रहा है। तो एसडीएफ इसलिए जिसने पहले अनाउंस किया, आप वो कह रहे कि नहीं वो हथियार नहीं डाल रहे और क्लैशेस भी कहीं ना कहीं हो रहे हैं, तो वो खतरा अभी तक बरकरार है। इसी दरमियान आखिर में जो खबर है वो बड़ी इंपॉर्टेंट है और इसके असरात हैं आगे चलकर। नज़ीर, ट्रंप ने जो गोल्डन डोम अनाउंस किया है, अब ये दुनिया सोच रही है कि ये क्या है और ये आगे होने क्या जा रहा है। अब गोल्डन डोम जो है ये कंप्रीहेंसिव एयर डिफेंस सिस्टम है, यानी जैसे उनका पैट्रियट है, जैसे उनका थार्ड है, उससे बड़ा ये गोल्डन डोम है और इसकी टोटल जो लागत है वो $175 बिलियन है, ठीक है, $175 बिलियन। और ये अकॉर्डिंग टू द ट्रम्प ये दुनिया का सबसे बड़ा एयर डिफेंस होगा और ये कंप्रीहेंसिव एयर डिफेंस है। ये बैलिस्टिक मिसाइल्स को भी रोकेगा, ये हर तरह का मिसाइल, हर तरह का ये डिफेंस करेगा। $175 बिलियन, दुनिया का महंगा तरीन एयर डिफेंस। थार्ड वगैरह तो बहुत पीछे रह गए। अच्छा, अब नाज़रीन दुनिया को खतरा ये है, अमेरिका के इत्तेहादियों को खतरा है कि ये कोई नई प्रोडक्ट तो नहीं आई कि जो कल को हमारे ऊपर थोपी जानी है कि तुम भी खरीदो। और इसका एक इशारा भी आ गया है। ट्रंप ने कनाडा को कहा कि कनाडा जो है वो हमारी 51st स्टेट बन जाए और $61 बिलियन जो उसने गोल्डन डोम के लिए पे करने हैं वो हम इससे नहीं लेंगे, इसको फ्री गोल्डन डोम मिल जाएगा। और ये स्टेटमेंट बड़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि जो बर्तानिया के किंग चार्ल्स हैं वो कनाडा पहुंचे और ट्रंप को मैसेज देने के लिए पहुंचे इन स्टेटमेंट्स के जवाब में।
उनके दौरे के बाद ट्रंप ने यह दोबारा कहा कि कनाडा हमारा हिस्सा होगा, और साथ ये गोल्डन डोम। अब आप देखिए, साउथ कोरिया, यूरोप, गल्फ, इधर उधर सब जगह पर थार लगा हुआ है, पैट्रियट लगा हुआ है। तो अब अमेरिका की सबसे बड़ी इंडस्ट्री तो असलहा फरोख्त करना है ना। तो अब क्या ट्रंप ये कहेंगे कि गल्फ को कि आपको वहां से खतरा है तो आप जरा गोल्डन डोम हमारा खरीदे ना, बड़ा अच्छी प्रोडक्ट हमारी आई है। साउथ कोरिया कहेंगे देखो कितना खतरा है नॉर्थ कोरिया से, तो गोल्डन डोम खरीदो। तो ये तो बड़ा दुनिया के लिए मसला होने वाला है, क्योंकि ट्रंप ने इशारा कर दिया है और वो बना इसलिए रहे हैं भाई दुनिया को फिर बेचेंगे, कहीं ना कहीं फिर खतरा भी क्रिएट करेंगे कि अगर कोई नहीं खरीद रहा तो उसको खरीदने पर मजबूर भी करेंगे। तो ये एक नया मसला दुनिया में खड़ा हो गया है। और अब जैसे दुनिया बदल रही है, ड्रोन वॉरफेयर की तरफ जा रही है, तो इतना महंगा तरीन एयर डिफेंस, और दुनिया इनके इत्तेहादियों को खतरा है कि अच्छा ये हमसे कहा जाएगा कि आप खरीदें। तो बहरहाल ये इशू भी साथ साथ चल रहा है। तो दुनिया रुकी हुई है इस अंदाज में कि दुनिया पीस, प्रॉस्पेरिटी, कंस्ट्रक्शन, इन्वेस्टमेंट, स्टार्टअप्स इसकी तरफ नहीं जा पा रही, खासकर मिडिल ईस्ट की हम खास तौर पर बात करेंगे। इस तरफ नहीं जा सकता है जब तक कि यह मसला हल ना किया जाए। और अगर इसको इसी तरह ड्रैग ऑन किया गया तो अल्टीमेटली आने वाले महीनों के अंदर पूरा रीजन इसके अंदर ड्रैग हो जाएगा। फिलिस्तीनियों को डिस्प्लेस करना, गजा पर कब्जा करना, ये पॉइंट ऑफ नो रिटर्न है, ये डिस्ट्रक्शन है, ये तबाही है सबके लिए, जिसको ना यूरोप अफोर्ड कर सकता है ना मिडिल ईस्ट अफोर्ड कर सकता है। तो ये ताजा तरीन सूरत हाल जो आपके साथ शेयर किया, आपने राय सुलगा करें। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।